कल हमने नागरिकता के कुछ बेसिक्स की चर्चा की थी। भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में नागरिकता की चर्चा है, जहाँ अनुच्छेद 5 कहता है कि भारत के संविधान के प्रारंभ में नागरिकता क्या है, क्या होगी। अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद 6 कहता है भारत से पाकिस्तान की ओर प्रव्रजन करने वाले लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद 8 कहता है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के लोगों की नागरिकता के संबंध की कुछ बातें। इसके बाद अनुच्छेद 9 कहता है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले लोगों का भारतीय नागरिकता से विहीन होना। और 10वां पॉइंट नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। एंड लास्ट पॉइंट संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विधि द्वारा विनियमित किया जाना। तो सारे अनुच्छेद इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन अनुच्छेद 11 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10 में जो बातें कही गई हैं वो बातें महत्वपूर्ण हैं, उनको अधिमान दिया जाएगा। लेकिन उनको अधिमान देने के साथ साथ ही यह ज़्यादा विचारणीय होगा कि संसद चाहे तो खास परिस्थितियों में, खास दिनों में, खास समयों में नागरिकता को नई तरीके से डिफाइन कर सकती है, नागरिकता को नए तरीके से परिभाषित कर सकती है, कुछ अन्य लोगों को नागरिकता दे भी सकती है। तो दैट्स वाई अनुच्छेद 11 खास चर्चा का विषय होगा। और अनुच्छेद 11 ही वस्तुतः आपके सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की ओर भी जाता है। नागरिकता संशोधन विधेयक जो 13 दिसंबर 2019 को पारित हो चुका है, जो कानून के शक्ल में आ चुका है। इसके बाद की कहानी तो उठापटक की है, फायदे और लाभ की है, पक्ष और विपक्ष के तर्क की है, मानवाधिकारवादियों, बुद्धिजीवियों की कुछ इधर उधर की बातें हैं। तो ये सब चीज़ें जो है चर्चा में बनी रहेंगी, चर्चा में चलती रहेंगी। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, कुछ आगे की बात बताते हैं। तो अब तक की यह बात तय हो चुकी है कि संविधान ने अनुच्छेद 11 के तहत संसद को अधिकार दिया है कि वह नागरिकता के माने समय समय पर तय करे, मानक चाहे तो बदले। इसी धरातल पर पहला नागरिकता अधिनियम 1955 सामने आया। खासा डिटेल करने के पहले 1955 को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इस अधिनियम में बताया गया कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत का नागरिक कौन होगा और उसकी नागरिकता कैसे समाप्त की जा सकती है। 26 जनवरी 1950। तो ये मुद्दे हमें स्पष्ट होने चाहिए कि 1955 का अधिनियम ये कहता है कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत का नागरिक कौन होगा, कौन नहीं होगा। अब आप पहले समझें कि नागरिक होने की शर्तें क्या हैं। अभी भी हम एक तरीके से बेसिक में ही हैं। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 कहता है कि भारत का नागरिक होने की कुछ शर्तें हैं। इस कानून में नागरिकता के आधार तय किए गए। जन्म, वंश, पंजीकरण, जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, रजिस्ट्रेशन। इसका भी नए संदर्भों में फिर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। प्राकृतिक और भूमि अर्जन। तो दीज आर दी बेसिक्स। जन्म से नागरिकता मिल सकती है,
वंश से मिल सकती, पंजीकरण से मिल सकती है, नेचरली। कल जैसे आपने एक केस में देखा था, कौन सा केस था आपका, प्राकृतिक। आपने देखा था कि स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बनाम सीटीओ में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया था कि अनुच्छेद 1 का पद व्यक्ति प्राकृतिक व्यक्ति होगा, नेचुरल व्यक्ति होगा, नैसर्गिक व्यक्ति होगा, विधायी व्यक्ति नहीं होगा। यानी कि जो यहाँ पर सामान्य नियमों और शर्तों के धरातल पर सहज रूप से रह रहा था 1950 से पहले, या ब्रिटिश भारत के 1935 अधिनियम के धरातल पर परिभाषित परिभाषा के अंतर्गत वह भारत का नागरिक होगा। भूमि अर्जन, मान लो किसी क्षेत्र को भारत ने अन्य प्रकारों से अर्जित कर लिया, तो वह अर्जित क्षेत्र का नागरिक भी भारत का नागरिक है या हो सकता है। तो ये पॉइंट्स हैं, आप इन पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा करके आप देखें। सबसे पहले जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता की हम बात करते हैं। फर्स्ट, एक्ट में कहा गया है कि भारत की नागरिकता का आधार यह है कि जो 26 जनवरी 1905 के बाद भारत में जन्मा हुआ हो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन इस नियम के बाद मुश्किल यह हुई कि माता और पिता के बारे में कोई सटीक नियम नहीं थे। एक द्वंद्व कि मान लो कोई विदेशी पैदा हुआ हो तो इसका अंदर तो भी भारत का नागरिक होगा। तो इन द्वंद्वों से बचने के लिए माता पिता की सटीक परिभाषा और साथ साथ किसी विदेशी का भारतीय भूमि में जन्म लेना, इन सब चीज़ों को स्पष्ट करने के लिए इस एक्ट में संशोधन हुआ और 1986 में एक और कानून आया, 1986। तब राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। 7वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। पॉलिटी इकोनॉमी एक साथ पढ़ें। इस संशोधन में बताया गया कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में पैदा हुआ शख्स भारत का नागरिक होगा, लेकिन उनके माता पिता दोनों या किसी एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। तीसरे विदेशी मामला भी सॉल्व हो गया। यानी कि या तो दोनों माता पिता भारतीय हों या कोई एक भारतीय होना जरूरी है। यदि ऐसा कोई है और वो 26 जनवरी 1950 के बाद पैदा हुआ है तो वह भारत का नागरिक है। 2003 में फिर इसमें संशोधन हुआ और कहा गया कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में पैदा हुआ व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, लेकिन उसके माता और पिता दोनों भारत के नागरिक होने चाहिए, या माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी न हो। प्रवास के सारे कानूनी कागजात उसके पास होने चाहिए, यानी कि वीज़ा पे आया, कैसे आया हुआ है, अगर वो समीपवर्ती पड़ोसी राज्य से आया हुआ हो तो किस लिए आया हुआ हो, उसके कागजात दुरुस्त होने चाहिए। यह बात आपकी हुई 2003 के संशोधन में, तो 1986 2003। वस्तुतः भारतीय अवस्थितियाँ अगर इनको आप थोड़ा सा देखें, स्वतंत्र भारत में देखा गया संस्थाएं थोड़ी कम ईमानदार होकर उभरी। प्रवासियों का समस्या बढ़ती जा रही थी, पाकिस्तान से अल्पसंख्यक भागे चले आ रहे थे, खास तौर पे बांग्लादेश से, श्रीलंका से ढेर सारी मात्रा में प्रवासी आए। हमारे तमिलनाडु में, हमारे पश्चिम बंगाल में, असम में आके बस गए। और बांग्लादेश के प्रवासियों जो अवैध थे वो तो आपके दिल्ली और गुड़गांव में भी आके गाजियाबाद में बस गए,
तो बहुत समस्याएं खड़ी होने लगी। छोटी छोटी घटनाएं घटने लगीं, चोरी की, बदमाशी की, छिनैती की, और बाद में देखा गया कि यही अवैध प्रवासी हैं जिनका सरकार के पास कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं। इस नाते 2003 कभी आप अगर ध्यान दें, गुड़गांव स्टेशन से थोड़ी भी दूरी का आप रिक्शा करें तो ये अवैध प्रवासी ही रिक्शा चलाते हुए मिलेंगे, और छोटी दूरी का आपसे 100 रुपये की डिमांड करेंगे, और बीच में कहो आपका झोला झंटा लेके फरार हो जाए। तो अवैध प्रवासियों के से उपजे संकट के कारण 2003 का संशोधन हुआ कि माता पिता दोनों भारतीय हों या कोई एक भारतीय हो, लेकिन दूसरा अवैध प्रवासी न हो। इनकी चर्चाएं थोड़ी देर बाद हम करेंगे। वे घुसपैठिए की शक्ल में न आए, उनकी लिखत पढ़त हमारे यहाँ हो, उनके पास जरूरी कागजात हो जिसके धरातल पर भारत में रह रहे हों, ये आगे रहना चाहते हैं। तो यह बात हुई 2003 के संशोधन में। अब आगे आप देखें, ये तो जन्म के आधार पर हुआ, अब वंश के आधार पर नागरिकता का मुद्दा। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कहा गया है कि 26 जनवरी 1950 के बाद विदेश में पैदा हुआ वो व्यक्ति भी भारत का नागरिक होगा जिसके पिता भारत के नागरिक होंगे। वंश सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कहा गया कि 26 जनवरी 1950 के बाद से विदेश में पैदा हुआ व्यक्ति भी भारत का नागरिक होगा जिसके पिता भारत के नागरिक होंगे। यानी कि यदि एक बच्चा मलेशिया में, अमेरिका में पैदा होता है 1950 के बाद, तो वह भी भारत का नागरिक होगा, शर्त है कि उसे पिता भारतीय नागरिक हों। अब आगे बातें उठेंगी समानता के अधिकार की, अनुच्छेद 14 की, 15 की। तो अनुच्छेद 15 लिंग के आधार पर विरोध का निषेध करता है, लिंग के आधार पर असमानता अंतर का विरोध करता है। तो यह जेंडर लेवल की असमानता थी, केवल पिता को अधिमान मिल रहा था, महिला को अधिमान नहीं मिल रहा था, इस नाते इसे भी त्रुटिपूर्ण माना गया। इसलिए 1992 में इस एक्ट में संशोधन हुआ, प्रावधान जुड़ा कि 26 जनवरी 1950 के बाद विदेश में पैदा हुआ वो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जिसके माता या पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो। इसके बाद एक संशोधन और हुआ जिसमें जोड़ा गया कि नागरिकता तभी मिलेगी जब पैदा होने के साल भर के अंदर बच्चे को उस देश की भारतीय एम्बेसी या दूतावास में रजिस्टर कराया गया हो। तो यह वंश की बातें हैं। आगे पंजीकरण के आधार पर भी भारत के नागरिक होने का अधिकार मिलने का नियम इस एक्ट में है। जैसे अगर किसी शख्स ने भारत के नागरिक से शादी की और उसे भारत की नागरिकता मिलेगी, लेकिन इसके लिए शर्त यह थी कि जिस नागरिक से शादी हो रही हो वह 7 साल से भारत में रह रहा हो। तो यह तो जन्म और वंश के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने की बात हुई। अब आप देखें आगे, कि कौन नहीं हो सकते भारत के नागरिक। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत अवैध प्रवासी भारत के नागरिक नहीं हो सकते। इन सब को भी डिटेल करते हैं। अवैध प्रवासी भारत के नागरिक नहीं हो सकते।
एक्ट के धरातल पर उन लोगों को अवैध प्रवासी माना जाएगा जो बिना जरूरी कागजात के भारत में रह रहे हों या जिनकी वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी वे भारत में रह रहे हों। अवैध तौर पर रह रहे प्रवासी को द फॉरेनर्स एक्ट 1946 तथा द पासपोर्ट ब्रैकेट में एंट्री इनटू इंडिया पासपोर्ट द एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920 द फॉरेनर्स एक्ट 1946 and the passport act 1920 entry into the India के तहत या तो जेल भेजा जा सकता है या वापस उसके देश को डिपोर्ट किया जा सकता है, पहुंचाया जा सकता है। तो यह रहा अवैध प्रवासियों की बात कि अवैध प्रवासी भारत के नागरिक नहीं होंगे। अवैध प्रवासी वह हैं जो बिना जरूरी कागजात के भारत में रह रहे हैं। उनके लिए जो दंडिक विधान है द फॉरेनर्स एक्ट 1946 या द पासपोर्ट एक्ट 1920 इंटू इंडिया के तहत या तो उन्हें जेल भेजा जा सकता है और नहीं तो वापस उनके देश भेजा जा सकता है। अब कैसे समाप्त हो सकती है नागरिकता? नेक्स्ट पॉइंट, नागरिकता की समाप्ति मोटे तौर पर 3 तरीकों से नागरिकता की समाप्ति हो सकती है। स्वेच्छा, बर्खास्तगी, टर्मिनेशन, टर्मिनेट कर देना, छीनना। तीनों का मतलब समझ लें। यदि कोई व्यक्ति नागरिकता स्वतः छोड़ दे कि हम भारत में अब नहीं रहना चाहते तो उसकी नागरिकता समाप्त मानी जाएगी। टर्मिनेशन माने आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। अगर आपने किसी और देश की नागरिकता ले ली है तो भारत की नागरिकता आपसे छिन जाएगी। ये हुआ बर्खास्तगी, टर्मिनेट करना। आप भारत में पहले तो आप स्वेच्छा से त्याग कर सकते हैं, दूसरा आप किसी दूसरे देश की नागरिकता अगर ले लेंगे तो यहाँ से आप अपने आप बर्खास्त हो जाएंगे। तीसरा, सरकार को यह भी अधिकार है कि यदि आप किसी ऐसी गतिविधि में संलग्न हैं जो देश की एकता और अखंडता के विरुद्ध है या दुश्मन देश को देश का कोई गोपनीय दस्तावेज बेच रहे हैं तो सरकार की आपकी नागरिकता छीन भी सकती है। तो
ये चीज़ है नागरिकता के छीनने के संदर्भ में। आगे अब हमें यह देखना है कि वह कौन सी बात है नए बिल में CA 13 दिसंबर 2019 जो विवाद पनपाए हुए, जो हड़कंप मचाए हुए, जिस पे देशवासी आंदोलन की राह पर हैं, जिससे बुद्धिजीवी और संस्थाएं हलाकान में हैं, जिससे संविधान का संकट तो इस बात में कौन सी ऐसी बात है? आपने संशोधित एक्ट 55 भी देख लिया, मूल सिटीजनशिप देख लिया, संविधान देख लिया, तो अब 13 दिसंबर 2019 को आखिर क्या हुआ कि विवाद बढ़ गया, पक्ष विपक्ष में तर्क होने लगे, हड़कंप सा मच गया, आंदोलन की राह पे देशवासी उतर आए, बुद्धिजीवी और संस्थाएं निराश होने लगी, कहने लगे संविधान का संकट उत्पन्न हो गया है। यह कौन सी बात हुई? तो यह बात आप इस तरीके से समझें कि इस बिल पारित होने के बाद, यानी कि 13 दिसंबर 2019 के बाद अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के अल्पसंख्यक बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंट के भारत में रहने के अधिकारी हैं। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, 3 देशों के अल्पसंख्यक भारत में चाहे तो रह सकते हैं बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंट के। यह परिवर्तन है इसमें, यह बदलाव है 1950 से इसमें। पहले ऐसा होने के लिए उन्हें 12 साल शरणार्थी के तौर पर गुजारना पड़ता था, किंतु नए बिल के मुताबिक यह एलिजिबिलिटी 7 साल में ही मिल जाएगी। एकदम आसान भाषा में कहें तो सरकार इस बिल के जरिए अवैध प्रवासियों की परिभाषा बदलने जा रही है। यही हड़कंप का कारण है। अब ये अल्पसंख्यक कौन हैं? ये माइनॉरिटीज कौन हैं? और इन माइनॉरिटीज से वर्तमान सरकार को क्या फायदा होगा, यानी कि भाजपा नीति सरकार को क्या फायदा होगा? बिंदु यह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। वस्तुतः पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में माइनॉरिटीज़ में हैं हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। तो जब इनकी खासी जमात भारत में आ जाएगी विभिन्न क्षेत्रों में, तो निश्चित तौर पर भाजपा नीति सरकार के प्रयासों के थ्रू आई। अगर याद हो आपको तो 4 जनवरी 2019 की सिलचर की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बिल को पास कराने की बात कही थी। तो सरकार को इसमें ज़बरदस्त वोट प्राप्त करने की संभावना दिख रही है कि ये लोग हमारे होंगे, ख़ास तौर पर असम वगैरह में। तो जब हमारे होंगे, हमारे प्रयास के होंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि इनका वोट भी हमें मिलेगा। पश्चिम बंगाल वगैरह में तो लगभग 70 सीटों पर जो है मतदान का परिणाम बदलने की स्थिति में है। तो इस नाते हंगामा बरपा हुआ है कि सरकार इन लोगों को यहाँ ला करके, मोस्टली ये धर्म से हिंदू हैं और उन्हें भारत में रहने का संवैधानिक हक मिल जाएगा, ये भारत के नागरिक होंगे, तो स्वाभाविक तौर पर इन्हें वोट देने का अधिकार होगा। और यह वोट मिलेगा किसको? वर्तमान सरकार को। सरकार फायदे में रहेगी। सरकार क्या कहती है इस संदर्भ में?
सरकार का कहना है कि इसे धर्म के चश्मे से न देखा जाए। वस्तुतः इन अल्पसंख्यक लोगों की इन देशों में जहां मुस्लिम समाज की बहुलता है, इनको रोटी बेटी का संकट है। इनके पूजा पाठ में विघ्न डाला जा रहा और इनकी अस्मिता संकट में है, इनकी रोटी संकट में है। इस नाते इनको हक और हुकूक देना, इनका पक्ष लेना हमारा नैतिक और संवैधानिक कर्तव्य बनता है। और वैसो भी हम तू वसुधैव कुटुम्बकम और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के हामी रहे हैं। इसलिए हम इनको अपना नैतिक और संवैधानिक तथा पुरातन कर्तव्य मान करके कहना हमें नैतिक रूप से जरूरी लगता है। असम के वरिष्ठ भाजपा नेता विजय गुप्ता भी कहते हैं कि अब सब कुछ संसद के सामने है और संसद का अधिकार है कि वह इन चीज़ों को डिफाइन करे। संसद लोक कल्याण पर है, तो संसद अगर ऐसा कर रही तो संसद को करने दीजिए। ज़बरदस्ती इसमें हाथ पांव डाल लें और धार्मिक चश्मे से देखने का प्रयत्न न किया जाए। विपक्ष के क्या तर्क हैं? विपक्ष क्या कहता है? असम के किसान नेता अखिल गोगोई कहते हैं कि भारत का संविधान हमारे सांसदों को भारत के नागरिकों के हक में काम करने का अधिकार देता है, परंतु मौजूदा सरकार बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जैसे देशों को नागरिक यहाँ लाकर बसाने के लिए जो बिल लाई है, इससे इस बिल से असम के लोगों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। जो मूल असमी होंगे उन पर अधिभार होगा, संसाधनों की बंदर बांट मचेगी। चूँकि ये सरकार के पक्ष से आए हैं तो सरकार के पक्ष में काम भी करेंगे, असम के सामाजिक ताने बाने को चोट पहुँचेगी। बिल पूरी तरह से असंवैधानिक, हम इसका विरोध भी कहते हैं। वो इसो अनुच्छेद 14 कहता है कि धर्म के आधार पर किसी को नागरिकता दिया जाना संविधान सम्मत नहीं है और यह अनुच्छेद 15 के विरुद्ध है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह विधेयक संविधान के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत भी है। विपक्षी तर्क दे रहे हैं कि विधेयक पारित हो गया, जो हो गया है, भारत का संविधान का मौलिक स्वरूप ही खो जाएगा। ध्यान रहे, भारत पाकिस्तान जब बना था तो पाकिस्तान मुसलमान राज्य के रूप में, मुस्लिम राज्य के रूप में परिभाषित हुआ था, लेकिन भारत की बहुलवादी संस्कृति को देखते हुए एक निरपेक्ष राज्य बनेगा। यदि इस प्रकार धर्म के आधार पर नागरिकता दी गई तो भारत की इस मूल भावना को खासी चोट पहुंचेगी, जो अच्छी बात नहीं होगी। देखें, दीज आर द बेसिक्स जिसको हम आपको बता चुके हैं। अब हमारी चर्चा का विषय होगी इन्हीं का बिंदुवार खासा डिटेल। पहले आप कुछ शब्द समझ लें।
इसको समझने के पहले कुल शब्द आप समझ लें। घुसपैठिए, अप्रवासी, अवैध अप्रवासी, अवैध अप्रवासी, UNHCR, UNHCR, जनगणना, NPR, NRC, CAA, देखें घुसपैठिए उन्हें कहा जाएगा जो नियमों और कानूनों को तोड़ते हुए अपनी सकारात्मक नकारात्मक आवश्यकताओं के वशीभूत अपने देश की सीमा को पार करके वो प्रताड़ित भी हो सकते हैं, वो पीड़ित भी हो सकते हैं। उनका उद्देश्य जिस देश में घुस उनके ऊपर नकारात्मक भी हो सकता है। इस प्रकार किसी देश में प्रवेश घुसपैठिया कहा जाएगा, जिनका उद्देश्य शुभ और अशुभ दोनों हो सकता है। शुभ इस अर्थ में को अपनी जान बचाना चाहते हैं तो मूल मानवाधिकार का चार्टर कहता है कि व्यक्ति को अपनी जान का अधिकार है। तो घुसपैठिए सदा और सर्वदा नकारात्मक ही नहीं होंगे लेकिन बहुधा नकारात्मक होंगे। तो अपनी जान माल की सुरक्षा या किसी नकारात्मक उद्देश्य से बिना बताए किसी दूसरे देश की सीमा में प्रवेश ही घुस करने वाले लोग ही घुसपैठिए। अप्रवासी, एक देश का नागरिक जब दूसरे देश में जाए लेकिन वाजिब दस्तावेज के तहत तो उसे अप्रवासी कहेंगे और वह अपना काम करके वहाँ से लौट आए। अवैध अप्रवासी, जिनके पास अपना कोई लेखा जोखा न हो, बस किसी देश में किसी हुजूम किसी जुनून में घुस गए तो उन्हें कहा जाएगा अवैध प्रवासी। यह नागरिक नहीं माने जाएंगे, नागरिक यह भी नहीं माने जाएंगे यदि कानून के तहत नहीं है तो, किंतु उतने समय तक वो यहाँ पे रुक सकते हैं। UNHCR का मतलब है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। वस्तुतः ये रिफ्यूजीज के बारे में, शरणार्थियों के बारे में देखरेख करती है या शरणार्थियों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करने वाली संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है। जनगणना आप समझ ही रहे हैं, जो आपके बारे में रजिस्ट्रार जनरल या महापंजीयक द्वारा जानकारी प्राप्त की जाती है प्रत्येक देश में कि देश में कितने लोग हैं। जनगणना, NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, NRC नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर, CAA आप देख ही रहे हैं। अब एक एक करके आप इन्हें देखें। कल हमने बोला था तो एक पैराग्राफ आप लिख लें। देखिए, इसे क्लास की पढ़ाई के समतुल्य माने, कागज पेज लेकर के बैठे रहें। यह पढ़ाई प्री मेन इंटरव्यू हर जगह काम आएगी। जो बातें हम लिखा रहे हैं अभी, ये निबंध में भी काम आ सकती है, कहीं और काम आ सकती है। कल हमने क्या कहा था? कहते हैं संदर्भ सकारात्मक हो या नकारात्मक, जब अनुकूल घटने लगता है तो मन अति उत्साही व अहंकारी हो जाता है। ऐसा ही सरकार के साथ हुआ। हम सर्जिकल स्ट्राइक में कामयाब हो गए, 370 हटा लिए, 35 से हट गया, तलाक पे हमारी विजय रही, तो हमें लगने लगा कि अब हम जो चाहेंगे वह कर सकते हैं। नतीजा हुआ कि हम एक ऐसे मुद्दे पे हाथ डाल दिए जो बर्र का छत्ता जैसा था, जिसका संबंध
नागरिकता से। यहाँ पे ऊहापोह, विसंगति, वितंडावाद, हड़कंप आंदोलन होना ही था जो हुआ। अलग बात है आज कोरोना प्लस चीन से उलझी हुई समस्या, मंदी महामारी के कारण बातें थोड़ी सी दबी हुई हैं, लेकिन ये बातें दबने वाली नहीं हैं। भारत बहुलवादी देश है, जब तक बहुलवाद का सम्मान नहीं किया जाएगा समस्याएं ऐसे बनी रहेगी। अब आप नोट करें, लिखें, कहते हैं संदर्भ सकारात्मक हो या विवादास्पद। कहते हैं संदर्भ सकारात्मक हो या विवादास्पद। जब अनुकूल घटने लगते हैं तो मन अहंकारी या अति उत्साही हो उठता है। तो मन अहंकारी या अति उत्साही हो उठता है। डॉटेड पॉइंट, सरकार के साथ भी यही हुआ। तलाक 370 35A की सफलता और परिणाम ने उसे उत्साह से भर दिया। अब की बार बर्र के छत्ते में हाथ डालने से भी उसने गुरेज नहीं किया। संविधान सम्मत बहुलवादी धर्मनिरपेक्ष देश की सरकारें क्या ऐसा भी कर सकती हैं? डैश करके यही विचारणीय प्रश्न है। अब आगे कंसेप्चुअल बातें हैं कुछ फैक्ट्स के साथ, जिनको हम 1-2 दिन में चर्चा करके फिर प्री मेन इंटरव्यू में आएंगे, फिर आगे फंडामेंटल राइट की ओर बढ़ेंगे, भाग 3। पहले आप देखें जनगणना, सेंसस। लिखें क्या है जनगणना, क्या है? लिखें, देश के सभी लोगों से संबंधित जनसंख्यागत, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक आंकड़ों को एकत्रित करने। देश के सभी लोगों से संबंधित जनसंख्यागत, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक आंकड़ों को एकत्र करने, उनका विश्लेषण करने और उनका प्रसार करने की प्रक्रिया, कब होती है? दूसरा पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कब होती है? प्रत्येक 10 वर्ष बाद। तीसरा कौन करता है? कौन करता है? लिखें, देश के महापंजीयक, रजिस्ट्रार जनरल। चौथा पॉइंट, क्या जुटाया जाता है? क्या जुटाया जाता है? लिखें, सामाजिक आर्थिक आंकड़े 2 चरणों में। सामाजिक आर्थिक आंकड़े 2 चरणों में। नंबर 1, घरों की सूची और घरों की गणना। घरों की सूची और घरों की गणना। नंबर 2, जनसंख्या की गणना। घरों की सूची और घरों की गणना। और नंबर 2, जनसंख्या की गणना। 5वां, जरूरी दस्तावेज। कुछ नहीं। कुछ नहीं। अब यह जनगणना हुई और दूसरा पॉइंट है भारत का नागरिक कौन। पहला आपने जनगणना देखा, दूसरा भारत का नागरिक कौन। अब ये हम आपको बता चुके हैं, जन्म से, पंजीकरण से, वंश परंपरा से, देशीकरण से, प्राकृतिक रूप में
तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे बताया जा चुका है, पहले ही पढ़ लें। अगला है नागरिकता संशोधन कानून। पहले फैक्चुअल जान लें। नागरिकता संशोधन कानून 2019 CAA क्या है? लिखें। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के वैसे सभी हिंदू, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के वैसे सभी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई या पारसी शरणार्थी। क्या कहता है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के वैसे सभी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई या पारसी शरणार्थी देशीकरण की प्रक्रिया के तहत नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में आए और 6 साल से देश में रह रहे हैं। फिर से नोट कर लें। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के वैसे सभी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई या पारसी शरणार्थी जो देशीकरण की प्रक्रिया के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करना चाहते हैं, कर सकते हैं। जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में आए और 6 साल से देश में रह रहे हैं। अगला, कौन प्रदान करेगा? एक केंद्रीय एजेंसी भौतिक सत्यापन करेगी। एक केंद्रीय अभिकरण भौतिक सत्यापन करेगा। गृह मंत्रालय नए कानून के तहत 3 देशों के उत्पीड़न के शिकार अल्पसंख्यकों के लिए नागरिकता के आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेजों के बारे में प्रक्रिया तय करेगी। एक केंद्रीय अभिकरण भौतिक सत्यापन करेगा तथा गृह मंत्रालय नए कानून के तहत 3 देशों के पीड़ित या उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों के लिए नागरिकता के आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेजों के प्रकार के बारे में प्रक्रिया तय करेगा। क्या क्या जमा करना होगा? अगला पॉइंट, क्या क्या जमा करना होगा? आवेदक को नागरिकता के लिए आवेदन के साथ साथ मूल देश और समुदाय की जानकारी देनी होगी। मूल देश और समुदाय की जानकारी देनी होगी। आवश्यक दस्तावेज, अभी तक तय नहीं। अब नोट लिखें। नोट, सीए सीधे तौर पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीधे तौर पर एनआरसी और एनपीआर से जुड़ा नहीं। एनआरसी और एनपीआर से जुड़ा नहीं है। इसका भारतीय नागरिकों या उनके धर्म से कोई लेना देना नहीं। ये बात दिमाग में रखिएगा कि विश्लेषण के समय सीएए सीधे तौर पर एनआरसी या एनपीआर से जुड़ा नहीं है। इसका भारतीय नागरिकों या उनके धर्म से कोई लेना देना नहीं। अगला, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। राष्ट्रीय
नागरिक रजिस्टर, नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर, एनआरसी। अब क्या है एनआरसी, नोट करें। जैसा कि 2003 में जारी नागरिकता नियमों में निहित है, जैसा कि 2003 में जारी नागरिकता नियमों में निहित है, एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में प्रदान किए गए विवरणों को व्यक्ति की नागरिकता की स्थिति निर्धारित करने के लिए सरकार द्वारा सत्यापित किया जाएगा। वे सभी लोग नागरिक के रूप में सत्यापित होंगे, उनके नाम एनआरसी में शामिल होंगे और उन्हें पहचान पत्र जारी किया जाएगा। दूसरा पॉइंट, कब कब होगा अभी तय नहीं। तीसरा पॉइंट, कौन करेगा। हालांकि नियम कहते हैं कि सत्यापन उप जिला या तालुका रजिस्ट्रार द्वारा किया जाएगा, एसडीएम आई मीन, लेकिन अभी तक सत्यापन के लिए कोई नियम या रूपरेखा तय नहीं हुई। शायद उसके पीछे कारण है कोरोना महामारी वगैरह। क्या क्या जुटाया जाएगा। अगला पॉइंट, देश के नागरिकों की जानकारी। अगला पॉइंट, आवश्यक दस्तावेज क्या होंगे। स्वीकार्य दस्तावेजों को लेकर अभी निर्णय होना बाकी है, नोट कर लें अलग से। एनआरसी का कानूनी ढांचा भी उसी नागरिकता नियम पर आधारित है जिससे एनपीआर तैयार हुआ है। सरकार अभी तक सत्यापन के लिए रूपरेखा तय नहीं कर पाई है। हालांकि असम में तैयार किए गए एनआरसी से यह अलग प्रक्रिया होगी। असम की एनआरसी और यह में अलग होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर लिखें। एनपीआर क्या है। क्या है पहला पॉइंट, यह देशवासियों का एक रजिस्टर है जिसमें वे लोग भी शामिल होंगे जो भारत के नागरिक नहीं हैं। कानूनी रूप से इसे भारत का नागरिक रजिस्टर एनआरसी तैयार करने के पूर्व कदम के रूप में परिकल्पित किया गया है, यानी कि एनआरसी इसे तैयार होगी। कब तैयार होता है, इसे 2010 में, फिर 2020 में, 2015 में तैयार किया गया। अब यह अप्रैल से सितंबर के बीच में 2020 की प्रक्रिया वर्तमान में सितंबर चल रहा है। अलग बात है कि कोरोना की महामारी के कारण इसी गति पर प्रभाव पड़ा है। कौन कराता है, देश के महापंजीयक यानी कि रजिस्ट्रार जनरल। क्या क्या जुटाया जाता है, देश के बासिंदों की जानकारी, जरूरी दस्तावेज कुछ नहीं। तो 2-3 पॉइंट और लिख लें।
नंबर 1, एनपीआर की व्यवस्था नागरिकता अधिनियम 1955 में एक संशोधन के माध्यम से की गई है। ये नियम भारत के सभी निवासियों का एक रजिस्टर तैयार करने को कहते हैं। एनपीआर को पहली बार 2020 में तैयार किया गया। 2015 में इसे अपडेट किया गया। अगला अपडेट अप्रैल से सितंबर के बीच 2020 के बीच में होगा, जो वर्तमान का समय है। अलग बात है कि कोरोना की महामारी से दिक्कतें हैं। 2020 के अपडेट के दौरान कोई डाटा, दस्तावेज या बायोमेट्रिक डाटा एकत्रित नहीं किया जाएगा। हालांकि आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, मोबाइल नंबर के बारे में जानकारी मांगी जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, जनसंख्या 2021 के लिए अप्रैल और सितंबर 2020 के बीच होने वाली घर की सूची, हाउस लिस्टिंग सर्वेक्षण में 34 तरह की जानकारियां एकत्रित की जाएंगी। इसमें घर का प्रकार, घर के लोगों की संख्या, स्वामित्व की स्थिति, घर के मुखिया, पानी, बिजली, रसोई, ईंधन के स्रोत, साथ ही साथ घर के सदस्यों के स्वामित्व वाले वाहनों की जानकारी शामिल होगी। हालांकि जनसंख्या सर्वेक्षण के लिए प्रश्नावली अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है, लेकिन इसमें 29 तरीके की जानकारियां मांगी जाने की संभावना है। एकत्र किए जाने वाले आंकड़ों में संभावित रूप से घर के मुखिया के साथ संबंध, लिंग, जन्म की तारीख और वैवाहिक स्थिति के साथ साथ साक्षरता, शिक्षा का स्तर, व्यवसाय व रोजगार की स्थिति के बारे में जानकारी शामिल की जाएगी। अब बेसिक मुद्दों की जानकारी हम आपको दे चुके हैं। हंगामा क्यों बरपा है? बुद्धिजीवी परेशान क्यों हैं? संस्थाओं की शंका क्या है? मांग कैसी हो रही है? विरोध क्यों हो रहा है? पक्ष और विपक्ष के तर्क क्या हैं? संविधान संकट में कितना है? अनुच्छेद 14 से 18, खासतौर पर 14 और 15 के विरोध में यह किस प्रकार है? क्या होना चाहिए? क्या हो रहा है? जैसे मुद्दों की चर्चा आगामी दिनों में करके हम प्री मेंस इंटरव्यू के क्वेश्चन कराएंगे, फिर आगे बढ़ते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कोटि सा शुभकामनाएं। कल फिर। धन्यवाद।